हेलो बच्चे पार्टी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीएमए इंटरमीडिएट वाले बच्चों के साथ में जो कि अभी फाउंडेशन में है और आगे चल के इंटर का एग्जाम देने वाले हैं या फिर जो इंटरमीडिएट में है। ये बच्चों एक डिटेल्ड एनालिसिस होने वाली है आपके सजेस्टेड आंसर आने के बाद कि आपको किस तरीके की अप्रोच रखनी चाहिए अपने इंटरमीडिएट एग्जाम में, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि 194, 197, 196 मार्क्स में भी फेल कर गए हैं इंटर एग्जाम क्योंकि उनका एग्रीगेट नहीं बन पाया। और इसके पीछे रीजन हो सकता है बच्चों की वो बच्चे फेल कर गए एनालाइज करने में कि इंस्टीट्यूट आपसे क्या चाहती है और कैसे इंस्टीट्यूट धीरे धीरे एग्जाम में एम्बिग्यूअस क्वेश्चंस बढ़ा रही है सो दैट इंस्टीट्यूट ये टेस्ट कर सके कि कौन बच्चा कितना ज्यादा प्रिपेयर्ड है एग्जाम के लिए। इसका मैं पहला और सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको देना चाहूंगा बच्चों, हायर परचेज का जो क्वेश्चन एग्जाम में आया था। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। हायर परचेज का ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 भी एग्जाम में आया था। मेरे अलावा कई सारे टीचर्स ने बताया था कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो प्रेजेंट वैल्यू वाले, जो प्रेजेंट वैल्यू हम लोग निकालते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आईआरआर इंटरपोलेशन मेथड होता है उससे सॉल्व होगा। पर मैंने उसी टाइम ये क्वेश्चन जब आपको करा रहा था मैंने आपको बोला जरूर था कि देखते हैं इंस्टीट्यूट सजेस्टेड आंसर में क्या देती है। पर इंस्टीट्यूट ने वही दिया सजेस्टेड आंसर में जो मैंने आपको बताया था। अगर मैं आपको सजेस्टेड आंसर दिखाऊं दिसंबर 2024 अटेम्प्ट का जो कि इंस्टीट्यूट ने निकाला है, तो लेट मी शो यू गाइस कि इंस्टीट्यूट ने वही आंसर आपको सजेस्टेड आंसर में दिया है। ये देखो जो मैंने आपको बताया था और मैंने आपको क्यों बताया था उसके पीछे मैं आपको रीजन बताता हूं। द रीजन इज माई डिटेल्ड एनालिसिस। द रीजन इज माई डिटेल्ड एनालिसिस। देख लो ये वही आंसर है जो मैंने आपको बताया था। ये लाइव स्ट्रीम आज भी यूट्यूब में ही है, 2 महीने पुरानी लाइव स्ट्रीम है क्योंकि 2 महीने पहले ही मैंने आपको ये आंसर बता दिया था 1,50,000 1,00,000 और 50,000 जो इंस्टीट्यूट कंसिडर कर सकती है। क्यों? क्योंकि बच्चों इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल के अंदर, मैं मॉड्यूल को इस तरीके से पढ़ाई करता हूं जिस तरीके से मेरा खुद का एग्जाम हो, और इसीलिए मैं आपको बता पाया ये चीज। मेरा पहला ऑल्टरनेटिव यही था, ये था। जैसे पिछले अटेम्प्ट में भी जो डेप्रीशिएशन वाला क्वेश्चन था वो एम्बिगुअस था। मैंने जो पहला ऑल्टरनेटिव बताया था कि बच्चों इंस्टीट्यूट इसको इस तरीके से सॉल्व करेगी, आप लोग देख लेना, और इंस्टीट्यूट ने वही तरीके से उसको सॉल्व किया था। वैसे ही बच्चों इस अटेम्प्ट में भी मैंने हायर परचेज का क्वेश्चन जो कि एम्बिगुअस था, एम्बिगुअस कैसे था, ये नहीं डिसाइड हो पा रहा था कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है, कैश प्राइस वाला अमाउंट है या हायर परचेज वाला अमाउंट है, दोनों में से कौन से अमाउंट को हमको इक्वली इंस्टॉलमेंट मान के सॉल्व करना है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर्स, मोस्ट ऑफ देम हायर परचेज को इक्वली ट्रीट करके इंटरपोलेशन वाले मेथड से सॉल्व कर दिए, जो कि गलत है क्योंकि इंस्टीट्यूट ने बच्चों खुद मॉड्यूल के अंदर, यहां पर आपके एनालिसिस में गड़बड़ है, आप डिटेल में एनालिसिस करने में चूक गए। मैं ये कहना चाहूंगा यहाँ इंस्टीट्यूट से कोई गलती नहीं हुई है, आपके एनालिसिस में गलती हो गई। इंस्टीट्यूट ने खुद मॉड्यूल के अंदर एक अनसॉल्व्ड क्वेश्चन में कहा है कि जब इसकी क्लैरिटी ना मिल रही हो क्वेश्चन में कि कैश प्राइस को इक्वल लेना है या हायर परचेज को इक्वल लेना है, तो हमेशा कैश प्राइस को इक्वली ट्रीट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। और जब मैं आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करा रहा था सजेस्टेड आंसर में, तब मैंने आपको वो पॉइंट दिखाया भी था। तो उस हिसाब से बच्चों ये वाला आंसर हमारा एब्सोल्युटली सही निकल गया है। ठीक है, तो ये चीज मेरे को आपको बतानी थी एक। उसी प्रकार से बच्चों कॉस्ट अकाउंटिंग का जो तुम्हारा पेपर है, जो तुम्हारा, अब देखो जिन जिन क्वेश्चंस में एम्बिग्यूटी थी मैं वही वही क्वेश्चंस को डील कर रहा हूँ, बाकी सब में तो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू जहां पर बन पा रहे लोगों की वहां बन सकते, जहां पर आप लोग को ज्यादा प्रॉब्लम थी मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। हायर परचेज वाली एक बात हो गई। दूसरी बात है बच्चों आपका ये वाला क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन में अगेन कुछ बच्चों ने कहा कि इंस्टीट्यूट ने बच्चों जो आपका क्या है मॉड्यूल है, मॉड्यूल के अंदर डिफेक्टिव प्लानिंग एक वर्ड यूज हुआ है। क्या यूज हुआ है? डिफेक्टिव प्लानिंग। तो डिफेक्टिव प्लानिंग वर्ड जो इंस्टीट्यूट ने यूज किया वहां पर उन्होंने सप्लीमेंट्री रेट निकाल के क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो बच्चों ने कहा नहीं, यहां पर भी फैक्ट्री इनएफिशिएंसी लिखा है तो यहां भी हम सप्लीमेंट्री निकाल के सॉल्व कर देंगे, कॉस्टिंग पीएनएल में अमाउंट नहीं डालेंगे। मैंने अगेन कहा था बच्चों ये आप गलत लेके चल रहे हो। मैंने जब सजेस्टेड आंसर तुमको बताया था तो मैंने खुद कहा था कि इंस्टीट्यूट ऐसा ही करने वाली है। डिफेक्टिव प्लानिंग वाला जो पॉइंट है वो तुम्हारा सही है, उसके ऊपर मैं बात करूंगा 2 मिनट में। लेकिन यहाँ फैक्ट्री इनएफिशिएंसी लिखा हुआ है। अगर आप मेरे स्टूडेंट हो, आपने मेरे से पढ़ाई की है, तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। हमने ये सेम ये प्रीवियस बैच का क्वेश्चन बैंक है, तो प्रीवियस बैच जो हमने कॉस्ट अकाउंटिंग की ली थी वहां पर मैंने क्वेश्चन नंबर 12 आपको डिफेक्टिव सॉरी फैक्ट्री इनएफिशिएंसी के ऊपर सॉल्व कराया था। और फैक्ट्री इनएफिशिएंसी वाले पॉइंट में मैंने आपको क्लियरली बोला था कि जो इनएफिशिएंसी वाला पार्ट की वजह से अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ है वो कॉस्टिंग पीएनएल में जाएगा, कहा था। तो ये तो मैंने क्लास के अंदर कहा था। फिर उसके बाद जब मैंने आपसे पेपर डिस्कशन किया था तब भी मैंने बोला था कि नहीं बच्चों ये 40% अमाउंट जो फैक्ट्री इनएफिशिएंसी है वो कॉस्टिंग पीएनएल में जाएगा। अब आप देख सकते हो इंस्टीट्यूट ने निकाला आपका सजेस्टेड आंसर इस अटेम्प्ट का कॉस्ट अकाउंटिंग का, और वहां पर इंस्टीट्यूट ने, आप खुद देख लो, कॉस्टिंग पीएनएल में ही लिया है। ठीक है, कॉस्टिंग पीएनएल में लिया है क्योंकि अगेन यहाँ पर बच्चों, क्योंकि कुछ टीचर्स बोल रहे थे कि नहीं सप्लीमेंट्री रेट से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो बच्चे आके मुझे बोल रहे थे ना, बच्चे आके मुझे बोल रहे थे कि भैया ये तो सप्लीमेंट्री रेट से सॉल्व होगा, मॉड्यूल के अंदर भी डिफेक्टिव प्लानिंग है, इंस्टीट्यूट ने उसको सप्लीमेंट्री रेट निकाला है।
तो मैंने कहा था बच्चों सिर्फ डिफेक्टिव प्लानिंग वर्ड अगर लिखा हो, तो वहाँ पर इंस्टीट्यूट का पॉइंट अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। तो आप लोग दोनों तरीके से आंसर निकाल के आ जाना, दोनों तरीके से, नॉट वन तरीके से, दोनों तरीके से। उसके पीछे भी रीज़न है बच्चों, कितनी डिटेल में एनालिसिस की रिक्वायरमेंट है मैं आपको ज़रा बताता हूँ। और ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन था, आप इसको हल्के में मत लो। 7 मार्क्स की वजह से आपका 6 महीना वेस्ट हो सकता है, ठीक है? तो ये बात तो क्लियर है कि मैंने जो आपको आंसर बताया था अगेन वही आंसर सही है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद बच्चों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ डिफेक्टिव प्लानिंग वाला पॉइंट मैं एक बार आपका क्लियर कर देता हूँ। जैसे ये मेरी इस बार का क्वेश्चन बैंक है, तो मेरे इस बार के क्वेश्चन बैंक में हमारा जो क्वेश्चन नंबर 66 है, दिसंबर 19 में आया था, डिफेक्टिव प्लानिंग वर्ड यूज़ हुआ है। दिसंबर 22 क्वेश्चन आया था, डिफेक्टिव प्लानिंग वर्ड यूज़ हुआ है और जून 23 सिलेबस 22 क्वेश्चन आया, डिफेक्टिव प्लानिंग वर्ड यूज़ हुआ है। तो ये याद रखना, मॉड्यूल में तो इंस्टीट्यूट ने न्यू मॉड्यूल में इंस्टीट्यूट डिफेक्टिव प्लानिंग वर्ड को नॉर्मल ट्रीट किया है। लेकिन अब मैं आप लोगों को तीनों अटेम्प्ट के पेपर के आंसर्स दिखाता हूँ। ये देखो, सबसे पहले दिसंबर 19 है। दिसंबर 19 में इंस्टीट्यूट ने कहा कि आप इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। पहला तरीका होगा कि आप इसको नॉर्मल ट्रीट करके सॉल्व करो डिफेक्टिव प्लानिंग को। अल्टरनेटिवली स्टूडेंट्स चाहें तो इसको एबनॉर्मल ट्रीट करके कॉस्टिंग पीएनएल में भी डाल सकते हैं। तो डिफेक्टिव प्लानिंग वर्ड वाले क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने यहाँ 2 आंसर बताए, नॉर्मल भी और एबनॉर्मल भी। दिसंबर 21 तो बच्चों नहीं, वो तो फैक्ट्री इनएफिशिएंसी वाला था। तो फैक्ट्री इनएफिशिएंसी वाला तो कॉस्टिंग पीएनएल में ही जाता है। ये देखो, कॉस्टिंग पीएनएल में ही जाता है। वो तो मैंने आपको बता दिया, वो तो मेरे स्टूडेंट्स ने सबने सही आंसर करके आया है। सबने सही आंसर किया क्योंकि फैक्ट्री इनएफिशिएंसी के ऊपर तो मैंने क्वेश्चन ही सॉल्व करा है। नेक्स्ट बच्चों आपके इस अटेम्प्ट में दिसंबर 22 में आया था। अगेन यहाँ पर भी इंस्टीट्यूट ने कहा था कि डिफेक्टिव प्लानिंग वर्ड यूज हुआ है। यहाँ पर भी डिफेक्टिव प्लानिंग, पर यहाँ पर बच्चों इंस्टीट्यूट ने सजेस्टेड आंसर में इसको एबनॉर्मल ट्रीट किया हुआ है। क्या ट्रीट किया हुआ है? ये देखो, डिफेक्टिव प्लानिंग को कॉस्टिंग पीएनएल में डाल दिया, एबनॉर्मल ट्रीट किया है। अब सबसे बेस्ट पार्ट बच्चों ये है कि दिसंबर 22 अटेम्प्ट के बाद आया जून 23 का अटेम्प्ट, और जून 23 के अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट ने डिफेक्टिव प्लानिंग को नॉर्मल ट्रीट कर लिया। लो, क्या करोगे बताओ? तो बच्चों इंस्टीट्यूट का स्टैंड खुद यहाँ पर क्लियर, मुझे नहीं समझ में आया कि क्यों नहीं हो पाया, बट मुझे ये एक बात समझ में आई। क्या? मुझे एक बात ये समझ में आई कि जो आपका यहाँ पर देखो, जो आपका यहाँ पर न्यू सिलेबस है, ये बात मेरे को क्लियरली समझ में आई कि इंस्टीट्यूट जो है वो न्यू सिलेबस के अंदर इसको नॉर्मल ट्रीट कर रहे हैं। न्यू सिलेबस के अंदर इंस्टीट्यूट इसको नॉर्मल ट्रीट कर रही है और ओल्ड सिलेबस के क्वेश्चन के अंदर इंस्टीट्यूट इसको एब नॉर्मल ट्रीट कर रही थी। हालांकि एक बार उन्होंने दोनों आंसर बताया था, पर एब नॉर्मल ट्रीट कर रही थी। तो ये चीज मेरे को क्लियर हुई कि न्यू सिलेबस के मॉड्यूल में और जून 20 सिलेबस 22 में अगर डिफेक्टिव प्लानिंग वर्ड यूज हुआ है तो इंस्टीट्यूट उसको नॉर्मल ट्रीट कर रही है। अच्छा, फैक्ट्री इनएफिशिएंसी तो कंफर्म एबनॉर्मल ही है और देखो इंस्टीट्यूट ने बता भी दिया, तो उसमें किसी की गलती नहीं है। इसमें बच्चों तुम्हारी गलती है कि तुम या तो देखो गलत रिसोर्सेज रेफर करके पढ़ रहे हो। तो अगर गलत रिसोर्सेज रेफर करके पढ़ोगे तो यही होगा। डिटेल्ड एनालिसिस जहां पर नहीं होती है वहां पर यही होता है कि कुछ भी आंसर बता दो, है ना, और तुम्हारा अटेम्प्ट लग जाएगा। तो मेन प्रॉब्लम बच्चों यहाँ पर ये बात की है कि तुम्हारा अटेम्प्ट लग रहे हैं। समझ रहे हो इस बात को? तो तुमको नेक्स्ट टाइम से इस चीज का ध्यान रखना है कि तुमको इतने डिटेल में एनालिसिस करके चलना है। तो बच्चों न्यू मॉड्यूल के अंदर और न्यू सिलेबस के अंदर इंस्टीट्यूट डिफेक्टिव प्लानिंग वर्ड को क्या ट्रीट कर रही है? नॉर्मल। अब इस टॉपिक के ऊपर इतनी चर्चा की रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आ रहा है। दिसंबर 24 में भी आ गया, फैक्ट्री इनएफिशिएंसी के नाम से आया। जून 23 में आया था, उसके पहले दिसंबर 22 में आया था, दिसंबर 21 में आया था, दिसंबर 19 में आया था। हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आ रहा है। तो हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आ रहा है, तो इसलिए बात करने की रिक्वायरमेंट है। तो मैंने आप लोगों को अपनी रेगुलर क्लास में बताया है कि पहले वो बजाओ जो कि ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है। मतलब अगर पहले इंस्टीट्यूट डिफेक्टिव प्लानिंग वर्ड को नॉर्मल ट्रीट कर रहे हैं मॉड्यूल के अंदर भी और सजेस्टेड के अंदर भी, तो आप पहले उसको नॉर्मल ट्रीटमेंट दे दो। अब क्योंकि ओल्ड सिलेबस के अंदर एबनॉर्मल ट्रीट किया हुआ है और इंस्टीट्यूट के द्वारा ही किया गया है, तो ऑल्टरनेटिवली एबनॉर्मल ट्रीट करोगे तो ऐसे ऐसे आंसर आएगा। ये भी लिख के आ जाओ, सेफर साइड। ऑन अ सेफर साइड बच्चों दोनों आंसर लिख के आ जाओ। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ऐसा भी देखो, हो सकता है इंस्टीट्यूट को तुम्हारा नॉलेज चेक करना हो सकता है कि इंस्टीट्यूट को तुम्हारा नॉलेज चेक करना हो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? पहले मैं आपको दिखाता हूँ। जब मैंने अगेन आपको सजेस्टेड आंसर बताए थे दिसंबर 24 के, तो मैंने एक और क्वेश्चन में आपको कहा था रीऑर्डर लेवल ऑफ जो आर है वो निकालने के लिए यहाँ पर दोनों फॉर्मूले लग रहे हैं, मैक्स इंटू मैक्स वाला भी और मिनिमम लेवल वाला भी। दोनों फॉर्मूले से निकाल के आओ। और एवरेज स्टॉक लेवल तो मैंने आपको हमेशा कहा है कि दोनों फॉर्मूले से निकाल के आओ, दोनों फॉर्मूले से निकाल के आओ। अब बच्चों अगर मैं आपको सजेस्टेड आंसर दिखाऊं तो इस बार का अगेन इफ यू आर गोइंग टू सी द सजेस्टेड आंसर, इंस्टीट्यूट ने दोनों तरीके से निकाला हुआ है। ये देखो, यहाँ पर देखो रीऑर्डर लेवल जो है इंस्टीट्यूट ने दोनों तरीके से निकाला हुआ है, एवरेज भी दोनों तरीके से निकाला हुआ है। तो वही मैं आपको कहता हूँ कि इंस्टीट्यूट आपका नॉलेज टेस्ट करना चाह रही है। अगर अगर इंस्टीट्यूट चाहती है कि हम बच्चे का नॉलेज टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या बच्चे को दोनों तरीका आता है, हम दोनों तरीके का आंसर देंगे, तो आप दोनों तरीके से करके आओ।
ऐसे ही बच्चों पहला क्वेश्चन जो कॉस्ट शीट का था, कॉस्ट शीट वाले क्वेश्चन में भी कॉस्ट ऑफ सेल्स इंस्टीट्यूट ने 4 लाख दिया हुआ था। अब वो 4 लाख हमारा आ नहीं रहा था, हमारा 3,90,000 आ रहा था। तो यहाँ पर भी 2 अल्टरनेटिव मैंने आपको रेगुलर क्लास में बताए थे। सजेस्टेड आंसर में मैंने आपको ये वाला आंसर लेने के लिए कहा था। ये वाला आंसर अगर मैं आपको दिखाऊँ, इंस्टीट्यूट ने भी अपना पहला आंसर यही वाला लिया हुआ है। ये देखो, इंस्टीट्यूट का भी पहला जो प्रेफ़रेंस है वो यही है, 3,90,000 निकालो, 1,10,000 प्रॉफिट ले लो, तो 5 लाख सेल्स आ जाएगा। तो फर्स्ट प्रेफ़रेंस इंस्टीट्यूट ने भी यही लिया है। बट सेकंड प्रेफ़रेंस, अब ये भी हो सकता है इंस्टीट्यूट ने जानबूझ के किया हो, बच्चों को थोड़ा-सा डराने के लिए, पैनिक क्रिएट करने के लिए, या ये एक जेन्युइन प्रिंटिंग मिस्टेक हो। हो सकता है बच्चों प्रिंटिंग मिस्टेक हो, या फिर इंस्टीट्यूट ने जानबूझ के बच्चों को थोड़ा-सा डराने के लिए कि इंटर वाले बच्चे चलो थोड़ा-सा शेक करते हैं इनको, उसके लिए किया हो। व्हाटएवर द सिचुएशन, आपको टैकल करने आना चाहिए। कुछ बच्चे होंगे जो कॉस्ट ऑफ सेल्स लिए होंगे, यहाँ पर 10,000 रुपए का बैलेंसिंग फिगर डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स क्वेश्चन में गायब है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स गायब है। तो मैंने अपनी रेगुलर क्लास में बच्चों को दोनों तरीके से इसको सॉल्व कराया है। अगर आपने देखा होगा, रेगुलर क्लास के अंदर बच्चों हमने इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से सॉल्व किया। ये देखो, तरीका नंबर 1 कि कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स गायब है क्वेश्चन में, तो 10,000 उसको बैलेंसिंग फिगर ले लो। कॉस्ट ऑफ सेल्स क्वेश्चन में दिया हुआ था 4 लाख, 4 लाख ले लो, 1 लाख का प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। तरीका नंबर 2 ये वाला, 1,10,000 का प्रॉफिट ही ले लो बैलेंसिंग फिगर। दोनों तरीके से सॉल्व करा। तो इंस्टीट्यूट वांट टू टेस्ट ना बच्चों कि आप ऐसी सिचुएशन में कैसे परफॉर्म करते हो। मान लो चलो प्रिंटिंग मिस्टेक ही क्यों ना हो क्वेश्चन में, तो भी आप उसको कैसे परफॉर्म करते हो, ये एक देखने वाली बात होती है कि आप उसको प्रोफेशनली टैकल कर रहे हो, या आप डर जा रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि नहीं यार कुछ भी अटेम्प्ट करके आ जाता हूँ, इंस्टीट्यूट तो मार्क्स दे देगी। तो ऐसा नहीं होता ना। हालांकि इंस्टीट्यूट ने ऑल्टरनेटिव आपको सोल्यूशन प्रोवाइड किया है। ये देखो, यहाँ उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स 10,000 रुपए लेके सॉल्व किया है। बट आपको भी तो पूरा आंसर सॉल्व करके आना पड़ेगा ना, तब तो आपको मार्क्स मिलेंगे। और उसके लिए आपको इतनी डिटेल नॉलेज होनी चाहिए जो मैंने आपको अभी बताई। चाहे वो हायर परचेज वाला क्वेश्चन हो, आपको उसके मॉड्यूल की एक-एक लाइन, बच्चों सोचो, मॉड्यूल की एक छुपी हुई लाइन में वो बात लिखी हुई थी। मॉड्यूल की छुपी हुई लाइन में वो एक बात लिखी हुई थी। तो समझ रहे हो इस चीज़ को कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए, कॉस्ट शीट ने इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल के अंदर ओल्ड फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट फॉलो किया है पूरा सॉल्यूशन करने के लिए। लेकिन अब जितने भी सजेस्टेड आंसर आ रहे हैं, इंस्टीट्यूट वहाँ न्यू फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट फॉलो कर रही है। क्या फॉलो कर रही है? न्यू फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट फॉलो कर रही है। तो ये भी बात आपको पता होनी चाहिए कि नाउ इंस्टीट्यूट इज शिफ्टिंग टू न्यू फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करते टाइम अगर आप ओल्ड फॉर्मेट फॉलो करोगे तो अलग आएगा, न्यू फॉर्मेट फॉलो करोगे तो अलग आएगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऊपर होता है और बाकी वाला जो है वो नीचे सेलिंग के साथ आता है, नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। इसके अलावा आर एंड डी की कॉस्ट, तुम्हारी स्क्रैप वगैरह ये सब ऊपर आती है। प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग अलग अलग हो गई है। तो न्यू फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट पता होना चाहिए। और जो बच्चा इतने डिटेल में पढ़ाई नहीं कर रहा है, इतने डिटेल में रिसर्च करके पढ़ाई नहीं कर रहा है, वो बच्चे के 4, 5, 10 लाख 10 मार्क्स तो नॉर्मल लॉस हो जाएंगे ना। नॉर्मल लॉस मतलब भैया इतना तो मेरा नॉलेज ही नहीं था, तो इसलिए मेरा मार्क्स कट गया, और इस वजह से अटेम्प्ट लग जाता है। कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जो 190 195 मार्क्स में फेल हो गए। तो बच्चों इसीलिए जस्ट मैं आपको ये चीज़ें इसलिए बता रहा था, सजेस्टेड आंसर अभी-अभी आया, तो मैंने क्लास में भी डिस्कस किया बच्चों के साथ में, तो मैं इसलिए आपको ये चीज़ बताना चाहता था कि एक बार आप इस चीज़ को समझ के चलो। दूसरा, एक क्वेश्चन आया था जो मैंने आपको बताया था इंश्योरेंस क्लेम के ऊपर। इंश्योरेंस क्लेम वाले क्वेश्चन में भी बच्चों मैंने आपको ये बात कही थी। क्या कही थी कि यहाँ पर जो लास्ट में आपका स्टॉक सैल्वेज है, अगर तो ये 90% में, तो इसको 100% पे लाओगे, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी से हम पूरा कॉस्ट वसूलते हैं। ऑल्टरनेटिवली बच्चों बस यही दो लाइन आप ऑल्टरनेटिव लिख के आना कि 28,800 माइनस हो जाए। क्यों पता है? क्योंकि सीए इंस्टीट्यूट जहाँ से क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पिक किया था, वहां पर 100% में कन्वर्ट हुआ था। पर यहाँ पर इंस्टीट्यूट 100% में कन्वर्ट करेगी कि नहीं करेगी, मुझे डाउटफुल है। मुझे डाउटफुल है, ये बात मैंने कही थी कि मुझे डाउट है इस बात का कि करेगी कि नहीं करेगी। तो दोनों तरीके से ये लास्ट की 2 लाइन में बस आपको अल्टरनेटिव लिखना है कि अल्टरनेटिवली इफ 28,200 इज 28,800 इज डायरेक्टली गोइंग टू बी कंसिडर्ड, देन द आंसर इज गोइंग टू बी दिस। इंस्टीट्यूट ने 28,800 लेके सॉल्व किया। ठीक है? और कई सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने वो अल्टरनेटिव करके, तो मैं ये कहता हूँ कि जहां आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार यहाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वहां दोनों तरीके से करके आओ। और कुछ चीज़ें ऐसी बच्चों जहाँ दोनों तरीके से नहीं हो सकता, और वो दोनों तरीके क्या हैं? हायर परचेज़ वाला क्वेश्चन, जो मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि वो एक ही तरीके से सॉल्व हो सकता था, और वो यही तरीका था। क्योंकि इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल में जब लिखा हुआ है, तो जो चीज़ लिखी हुई है, इसमें गलती तुम्हारे साइड से होती है। समझ रहे हो? कि तुमने वो रिसर्च करने में या वो पढ़ाई करने में या चीज़ों को एब्ज़ॉर्ब करने में गलती कर दी। तो अगर ये बात आपको समझ में आती है, तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको अटेम्प्ट देना है, अगर आपका अटेम्प्ट लग गया है, नेक्स्ट टाइम आपको अटेम्प्ट देना है या आप पहली बार अटेम्प्ट देने वाले हो, तो इन सब छोटी-छोटी बातों का आप अच्छे से ध्यान दोगे।
पार्टनरशिप पढ़ते हैं, अगर फिक्स कैपिटल मेथड है, करंट अकाउंट एडजस्टमेंट करने बोलते हैं तो करंट अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर कैश और बैंक लेते हैं। लेकिन अगर इंस्टीट्यूट खुद ही बोलते कि कैश बैंक मत लेना तो बैलेंस कैरिड डाउन लेते हैं। लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट करनी है तो करंट अकाउंट एडजस्टमेंट आप करोगे, लेकिन वहां पार्टनर्स का करंट अकाउंट ही लिखोगे, वहां कैश बैंक नहीं लोगे। तो ये सब कितनी छोटी छोटी बातें हैं, और अगर आप एग्जाम में मिस आउट कर गए, आपके मार्क्स कटेंगे, अटेम्प्ट लग जाएगा। तो इन सब चीज़ों का होप सो आप ध्यान रखोगे। ये चीज़ बस एक अवेयरनेस वीडियो थी आप सभी लोगों के लिए कि आप इन चीज़ों का ध्यान रखो और इस तरीके से आप रिसर्च करके पढ़ो। और अगर आपने मेरे से क्लास ली है, तो ये सब चीज़ें मैं क्लास में रेगुलर क्लास में डिस्कस करता ही हूँ। तो आपको उसको ध्यान से सुन के बस नोट करना होता है, और मैंने एक वॉइस नोट बनाने आपको बोला है, सिखाया है कि आप अपने फ़ोन में वॉइस नोट बना लिया करो इन स्पेशल पॉइंट्स का, ताकि फ्यूचर में आपको रिवीजन करने में आसानी हो, अपनी भाषा में, अपने लैंग्वेज में। ठीक है? तो आपको फ्यूचर में इन चीज़ों को रिकलेक्ट करने में आसानी होगी। ठीक है बच्चा पार्टी? तो बस इस वीडियो में इतना ही बताना था मुझे। ओके? और ये डिफेक्टिव प्लानिंग वाली चीज़ को तुम याद रखना, जो मैंने बताई कि आप उसको पहले नॉर्मल लेके ट्रीट कर देना अगर आपके अटेम्प्ट में वो क्वेश्चन आया तो, और फिर एबनॉर्मल भी लिख देना अल्टरनेटिवली, अल्टरनेटिवली, ठीक है? क्योंकि इंस्टीट्यूट कभी एबनॉर्मल लिए, कभी नॉर्मल लिए। हाँ, ये फैक्ट्री इनएफिशिएंसी तो वन साइडेड वही आंसर था। जो इंस्टीट्यूट ने दिया वो भी सही है, मैंने क्लास में कराया है वही भी सही है, मैंने क्वेश्चन नंबर 12 कराया था आपको, सेम क्वेश्चन। ठीक है बच्चा पार्टी? यस। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।